कितना अच्छा है ना, बट यू नो मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं चीज़ें ख़रीद लेती हूँ और फिर कुछ मरतबा इस्तेमाल करने के बाद या तो मेरा दिल भर जाता है उनसे या फिर मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं रहती। एक मरतबा पता है क्या हुआ मेरे साथ, मुझे कैंपिंग ट्रिप पे जाना था और मैंने बहुत सी दुकानों में घूम फिर के अपने लिए एक टेंट ख़रीदा $400 का। एक मरतबा कैंपिंग ट्रिप पे इस्तेमाल करने के बाद मजाल है मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा भी हो, और अब जब मैं अपने स्टोर रूम में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि $400 ज़मीन पे कोने पे गिरे हुए और मेरे किसी काम नहीं आ रहे। लेकिन कितना अच्छा हो अगर मैं वो टेंट दूसरे कैंपर्स को किराए पे दे सकूं, इस तरह मेरे पैसे भी पूरे हो जाएंगे और उन लोगों का भी काम निकल जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा जमान और मेरा ये बिजनेस आइडिया जिसमें आम लोग एक दूसरे से चीज़ों का लेन देन कर सकते हैं कितना प्रैक्टिकल है ये आप देखेंगे आज के शो में। वैसे सच बात है कि ये मेरा आइडिया नहीं है, अमेरिका में पिछले कुछ सालों से ये चीज़ बहुत पॉपुलर हो रही है कि लोग अपना टैलेंट या अपनी चीज़ें कुछ पैसों के एवज दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए दें। इस तरह एक तरफ इन चीज़ों से लोग अपने लिए इनकम पैदा कर सकते हैं और दूसरी जानिब ये लोगों को बाजार से कुछ कम कीमत में मिल सकती है। मतलब ये कि सबका फ़ायदा। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है शेयरिंग इकोनॉमी। आज के शो में आप देखेंगे कि किस तरह शेयरिंग इकोनॉमी के जरिए आम लोगों की गाड़ियाँ पैसा खाने के बजाय उनके लिए कमा रही हैं पैसा। लोगों को मिल रहा है रेस्टोरेंट जैसा मजा और माहौल अब घर में, और दुनिया भर में घरों के फालतू कमरे जगह ले रहे हैं होटल्स के बेडरूम की। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो फिर आप जानते ही हैं कि उसको सिर्फ खरीदने पर ही नहीं बल्कि हर रोज इस्तेमाल करने पर भी कितने पैसे खर्च होते हैं। वेल, शेयरिंग इकोनॉमी लोगों को मौका दे रही है कि वो अपनी गाड़ियों के जरिए कुछ पैसा कमाएं, और इसके लिए उन्हें ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट किया जा रहा है जो ये चाहते हैं कि उन्हें जब जरूरत पड़े तब उन्हें एक अच्छी सी गाड़ी कभी भी कहीं भी मिल जाए। ये सब कैसे हो रहा है और इससे ट्रांसपोर्ट के रिवायती तरीके किस तरह मुतासिर हो रहे हैं, ये जानने की कोशिश की है अमान अजहर ने। वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर रवा दवा गाड़ियों के इस जंगल में अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन सी टैक्सी गाड़ियां हैं और कौन सी नहीं। और इसकी वजह है अमेरिका समेत दीगर ममालिक में तेजी से मकबूल होती ऑन डिमांड सर्विसेज जैसे उबर और लिफ्ट, जिसके बायस अब कई प्राइवेट गाड़ियां पार्ट टाइम टैक्सी गाड़ियां भी हैं। ऑन डिमांड सर्विसेज के इस दौर में मुसाफिर और उनकी सवारी में मोबाइल फोन्स के सिर्फ चंद ही क्लिक्स का फासला है। और ये है एरिक, पार्ट टाइम उबर ड्राइवर। हर शाम एरिक अपनी गाड़ी पर वाशिंगटन की सड़कों पर घूमते हैं और फोन पर सारिफ की कॉल का इंतजार भी करते हैं। मैं एरिक से मिलने उनके घर पहुंचा ताकि उनसे उबर के तजुर्बे के बारे में जान सकूं। Hi. Hey, how you doing? Eric. Yes, Eric. I'm Aman. How do you nice to do? meet you. I'm well. How's everything? वो मुझे अपनी रूटीन दिखाने के लिए साथ ही ले आए। So, by day, I work at a local hospital, basically doing, I guess you could say admin. दिन के औकात में मैं एक मुकामी अस्पताल में काम करता हूँ। आप कह लें इंतजामी मामलात को देखता हूँ। मुझे उबर के बारे में एक दोस्त ने बताया था और मेरा पहला रद्द अमल था कि नहीं, मैं अपनी गाड़ी में अजनबी लोगों को नहीं बिठाऊंगा। लेकिन फिर मेरे दोस्त ने इस बारे में मुझे मजीद बताया और ये कि मैं इससे इजाफी पैसे कमा सकता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, और फिर मैंने उबर के लिए काम करना शुरू कर दिया और मेरा तजर्बा बहुत अच्छा है, बल्कि मैं इस काम से खुश हूँ। ये बहुत लुत्फ अंगेज है क्योंकि आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। It's been pretty good. It's been fun, actually. You know, you meet all types, and I do meet all types of people. So, yeah, you know. एरिक इस काम में अकेले नहीं हैं। उनके भाई मार्कस भी एक ऑन डिमांड टैक्सी सर्विस लिफ्ट से वाबस्ता हैं। I work security for the government. मेरा ताल्लुक सिक्योरिटी के शोबे से है। मैंने लिफ्ट के जरिए काम करना इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे कमर में तकलीफ है, जिसकी वजह से मेरा असल काम मुतासिर हुआ है। तो इस मुश्किल के बायस मेरे अफसरान कहते हैं कि बेहतर है मैं काम ना करूं। इस सूरत हाल में लिफ्ट मेरे लिए बेहतरीन मुतबादिल है, जिससे मैं अपनी फुल टाइम नौकरी के साथ इजाफी पैसे कमा लेता हूँ।
उबर और लिफ्ट जैसी ऑन डिमांड सर्विसेज की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब लोगों ने यूं करना छोड़ के यूं करना शुरू कर दिया है। और ये है शेयरिंग इकोनॉमी, जिससे एरिक और मार्कस जैसे कई लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन शेयरिंग इकोनॉमी है क्या, ये जानने के लिए मैं पहुंचा DC in No नामी ऑनलाइन अखबार के दफ्तर, जो टेक्नोलॉजी का तज्जिया पेश करता है। यहाँ एरिक मेरे मुंतजिर थे। शेयरिंग इकोनॉमी दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए वो हजरात जिनके पास कोई भी ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट हो जिसकी उन्हें हर वक्त जरूरत ना हो, वो इन चीजों या सर्विसेज को दूसरे लोगों या सार्फिन को बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऊबर वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास गाड़ियां हैं और वो चाहते हैं कि फारिग औकात में लोगों को टैक्सी की सहूलत देकर पैसे कमा सके। ये सहूलत उन सार्फिन के लिए भी फायदेमंद रहती है जो टैक्सी पर बहुत ज्यादा किराया खर्च नहीं करना चाहते और बेहतर सर्विस भी चाहते हैं। इसी तरह Airbnb भी इसी मॉडल पर काम करता है। जी हाँ, ये मॉडल तेजी से मकबूल होता जा रहा है और इसकी वजह लोगों की इस बारे में बढ़ती हुई समझ है। और इस लिहाज से ऊबर इस हद तक हर घर की जरूरत बन गया है कि अब लोगों ने शेयरिंग इकोनॉमी को ऊबर इकोनॉमी का नाम दे दिया है। ताहम ये मसला भी है कि इन नई सर्विसेज में सार्फिन तक पहुंचने में जल्दबाजी का रुझान भी देखा गया है, जिसके बायस कानूनी मसाइल भी सामने आए हैं। मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क में इस वक्त ये बहस जारी है कि आया ऊबर कानूनी तरीके से काम कर रही है या नहीं। इसके अलावा दूसरी टैक्सी सर्विसेज और टैक्सी ड्राइवर्स यूनियनों को भी ऊबर से शिकायत हैं, जो इसे गैर मुनसफाना मुकाबला समझते हैं। ये बहुत ही पेचीदा बहस है क्योंकि दरअसल इसमें बहुत सा पैसा दांव पर लगा है। एरिक को काम करता छोड़कर मैं फिर से वॉशिंगटन की शाहराहों पर निकला ताकि उबर पर जारी बहस के बारे में टैक्सी ड्राइवरों की राय भी जान सकूं। कुछ ने तो बात करने से ही इनकार कर दिया। Can you tell me a little bit what you think about that? Yeah, not even few words. लेकिन कुछ ने अपने जज्बात का इजहार भी किया। You don't like him? ऊबर के आने से अब टैक्सी ड्राइवरों को काम इस तौर करने की जरूरत महसूस हुई है जैसा कि किया जाना चाहिए। इस गुफ्तगू से महसूस होता है कि फिलवक्त शेयरिंग इकोनॉमी से वाबस्ता ये तमाम पेचीदगियां भी वाशिंगटन की सड़कों पर रवा दवा गाड़ियों की मानंद गर्दिश में रहेंगी, या कम अज कम मुस्तकबिल करीब में। शेयरिंग इकोनॉमी अजनबियों को इकट्ठा कर रही है एक मेज पर। कैसे, देखिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका में तेजी से मकबूल होते कॉन्सेप्ट शेयरिंग इकोनॉमी की, जिसमें लोग दुकानों या कंपनी से चीजें खरीदने के बजाय आपस में एक दूसरे से किराए पर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें सिर्फ चीजें ही नहीं बल्कि लोग अपना टैलेंट भी किराए पे दे सकते हैं। मसलन किसी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, अब वो चाहे तो एक रात के लिए अपने या अपने किसी दोस्त के घर को एक रेस्टोरेंट में बदल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि उसे अपने घर के दरवाजे अजनबियों के लिए खोलने होंगे और आने वालों के लिए शर्त यह है कि वो अजनबियों के साथ एक मेज पर बैठकर खाना खाने और बातें करने के लिए राजी हों। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कुछ दिन पहले मैंने ऐसा ही एक डिनर ट्राई किया, कैसा रहा आप भी देखिए। एक शानदार घर, मजेदार खाना और दोस्तों के साथ हंसी मजाक। एक खुशगवार शाम गुजारने के लिए और क्या चाहिए। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक मेज पर इकट्ठे बैठकर खाने वाले हम लोग जो आपस में इस कदर घुले मिले नजर आ रहे हैं, हम में से अक्सर अब से कुछ देर पहले तक एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। अंदर आते हुए मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्यों जमा हुए। हम मजा उठाना चाहते थे सोशल डाइनिंग का। वो क्या होती है, ये जानने के लिए इस शाम को करते हैं थोड़ा रिवाइंड। सुहा जुंदी बनाती हैं जबरदस्त लेबनानी खाना। जैकी को अच्छा लगता है मेजबानी करना। Hi, how are you? I'm Jackie. Ivana. Nice to meet you. और बहुत से लोग बनाना चाहते हैं नए दोस्त।
जब लजीज जायकों का मजा मिलकर उठाने के लिए हम अजनबी जमा होते हैं एक मेज पर, तो वो कहलाती है सोशल डाइनिंग। इसके पीछे आइडिया ये है कि खाने के शौकीन लोगों को रेस्टोरेंट्स के रिवायती माहौल से निकाला जाए और उन्हें ऐसे लोगों से मिलाया जाए जो अच्छा खाना पकाना तो जानते हैं, लेकिन अक्सर वसी पैमाने पर ये काम नहीं करते। इस तरह पकाने वालों को मिलता है अपने टैलेंट से कुछ माली फायदा और खाने वालों को मिलता है डाइनिंग के साथ साथ सोशलाइजिंग यानी लोगों से मिलने जुलने का एक मुनफरिद मौका। मुझे अच्छा खाना बहुत पसंद है। ये लोगों के साथ मेरे इस शौक को शेयर करने का अच्छा तरीका है। मैं काफी शर्मीली हूँ, लेकिन मुझे नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। मुझे पार्टीज में जाने से घबराहट होती है। मेरा वक्त तब अच्छा गुजरता है जब अच्छे खाने के साथ मुझे लोगों को करीब से जानने का मौका मिले। सोशल डाइनिंग में मरकजी किरदार अदा करती हैं वो छोटी छोटी टेक्नोलॉजी कंपनीज जिनकी एप्स पकाने वालों और खाने वालों को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। वाशिंगटन डीसी के इस घर में लोग जमा हुए हैं एक ऐसी ही कंपनी बुका लोकल के जरिए। इसकी बुनियाद रखी एवलिन वाइट ने, जिनसे मिलने मैं गई न्यूयॉर्क। शहर में रेस्टोरेंट हैं, इसका ये मतलब नहीं कि लोगों को आपस में मिलने का मौका भी मिल रहा है। मुझे ऐसा लगा कि मुसाफिरों के लिए कोई ऐसा तरीका मौजूद नहीं जिससे वो मकामी सकाफत का तजर्बा कर सकें। गाइड बुक में दर्ज रेस्टोरेंट में जाने से वो तजर्बा नहीं मिलता। How did you even get people? आपने लोगों को इसका हिस्सा बनने और अजनबियों के लिए अपने घर में खाना पकाने पर कैसे आमादा किया? बुका लोकल की पहली मेजबान मैं खुद थी। मैंने देखा कि खाने पर 10-15 लोग आते तो इनमें से हर बार 2 या 3 अगला डिनर अपने घर पर रखने के लिए तैयार हो जाते। मेरा ख्याल है आते वक्त तो लोगों में इसके बारे में बहुत तजस्सुस था, लेकिन फिर उनका बहुत अच्छा वक्त गुजरता था। लेकिन एवलिन की कंपनी किसी को कहीं भी खाने की मेज सजाने की इजाजत नहीं देती। मुख्तलिफ शहरों में इनके कोऑर्डिनेटर्स उन लोगों के घरों में जाकर पहले खुद खाना खाते हैं जो बुका लोकल के जरिए मेजबानी करना चाहते हैं। अगर उनका पकाया खाना अच्छा और साफ सुथरा नहीं या उनका मेजबानी का अंदाज इत्मीनान बख्श नहीं, तो वो बुका लोकल के जरिए होस्ट नहीं बन सकते। वाशिंगटन डीसी में बुका लोकल की कोऑर्डिनेटर हैं जैकी, जो आज की शाम की सुहा के साथ मेजबानी कर रही हैं अपने मालिक मकान के घर में। There's always a lot of connections that are made around a dinner table. मेरा मानना है कि खाने की मेज पर बामानी गुफ्तगू होती है और बहुत अच्छी यादें कायम होती हैं। मैं इस कंपनी के काम में यकीन रखती हूँ, इसलिए मैंने ये जॉब ली। डीसी की फूड कम्युनिटी बहुत मजबूत है। मैंने तो यहाँ 8 सालों में यही देखा है। hosted a lot of events in your house. क्या डिनर्स की मेजबानी करना मुश्किल काम है? It's pretty easy for me to make someone feel comfortable when they walk in. मुझे काफी आसान लगता है कि आने वालों को कंफर्टेबल महसूस कराऊं, उन्हें पीने को कुछ दूं, उनसे बातें करूं और दूसरों से उनका तारुफ करवाऊं। लेकिन हर मेजबान मुख्तलिफ होता है। Same for every host. बहुत से कुक्स के लिए सोशल डाइनिंग सिर्फ एक मशगला नहीं। मैं एक शेफ के तौर पर अपना बिजनेस शुरू करने वाली हूँ। सोशल डाइनिंग से मुझे कारोबार शुरू करने और उसे चलाने के लिए जरूरी तजर्बा मिल रहा है। अब सुहा इतनी मेहनत से खाना बना रही थी तो मैंने सोचा नमक मिर्च चेक करने में कुछ मदद ही कर दूं। Honestly, I need you. प्लीज मुझे अपने घर में रख लें। जब तक मैं अपनी अम्मी से नहीं मिलती, मुझे इतना अच्छा खाना बनाने वाली एक और अम्मी चाहिए। मैं सिखाने में भी बहुत अच्छी हूँ। बुका लोकल ये तो यकीनी बना सकती है कि खाना अच्छा होगा, मगर अजनबी होते हुए भी लोग महफूज महसूस करें। इसके लिए ये कंपनी जोर देती है कि पकाने वाले एक से ज्यादा मेहमान बुलाएं और अपने साथ किसी को शरीक मेजबान भी बना लें। खाने का मेन्यू और उसकी पर हेड कीमत उसे पकाने वाला बुका लोकल की ऐप के जरिए इवेंट से कई दिन पहले शाया कर देता है। खाने वाले बिल एडवांस में अदा करते हैं, जिसका 10% बुका लोकल को मिलता है। सोशल डाइनिंग का बुनियादी मकसद है लोगों को मजेदार खाने के साथ एक दूसरे को करीब से जानने का मौका देना। अब अगर मेज पर कोई बहुत ज्यादा खा रहा है या बोल रहा है, तो वो आने वालों की किस्मत। 90% of the time I've been very impressed with the diversity and maturity of the... ज़्यादातर तो मैं आने वालों से मुतासिर ही होता हूँ, लेकिन कभी कभी आपको मेज़ पर बैठे लोगों से ताल्लुक़ कायम करने में मुश्किल भी होती है।
हो सकता है वो उम्र में आपसे बहुत छोटे हों। आपको आज कितना मजा आया? आया भी कि नहीं? Getting to meet people from all sorts of मुख्तलिफ सकाफतों के लोग जो इस शहर में काम करते हैं, उनसे मिलकर अच्छा लगा और खाना तो जबरदस्त था। food which is out of this world. यहाँ आने से पहले सोशल डाइनिंग का आइडिया मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इतना मजेदार खाना खाने और इतने दिलचस्प लोगों से मिलने का मौका मुझे दोबारा कितनी जल्दी मिल सकता है। I'm coming without a camera. अगली मर्तबा मैं बगैर कैमरे के आऊंगी ताकि आराम से खाना खा सकूं। मुझे आज बहुत मजा आया। होटल के बजाय किसी अजनबी के घर में कौन रात बसर करना चाहेगा? ये देखिए इस ब्रेक के बाद। शेयरिंग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दुनिया भर में फैल रहा है और इसके जरिए हर साल अरबों डॉलर का बिजनेस भी किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी कंपनी की कोशिश ये है कि हर वो चीज़ जो किसी की ज़रूरत हो सकती है वो लोग एक दूसरे को किराए पे दे सकें, और इसमें अब लोगों के घर भी शामिल हैं जो वो किसी अजनबी मुसाफिर को किराए पे दे सकते हैं। ताबिंदा नईम बता रही हैं कि ये भी अब बिल्कुल अजीब बात नहीं रही। कैसिडी स्मिथ वाशिंगटन में रहती हैं। मसरूफ जिंदगी, 9 से 5 की मुलाजमत, ना तो सर खुजाने की फुर्सत ना ही जाया करने का वक्त। अपनी उम्र के कई दूसरे अमरीकियों की तरह स्मार्टफोन और इंटरनेट इनकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। छुट्टियां गुजारने के लिए कहीं जाना हो तो ये अपने दोस्तों को आर्जी क़याम के लिए एयरबीएनबी से रुजू करने का मशवरा देती हैं। So basically what Airbnb is a website which makes it easy for people. Airbnb एक वेबसाइट है जो लोगों के लिए ऐसे लोगों से राब्ता करना आसान बनाती है जो घर या अपार्टमेंट किराए पर देते हैं। ऐसा हर जगह हो रहा है। अगर आप कहीं ठहरने की जगह ढूंढ रहे हैं या किसी होटल में नहीं ठहरना चाहते या आप कुछ मुख्तलिफ रिहाइश चाहते हैं तो ये वेबसाइट लोगों को एक दूसरे से राब्ता करने में मदद देती है। Together to provide them a place to stay. एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ता आप लकड़ी की झोंपड़ी में रहना चाहते हैं या कश्ती में रहना पसंद करते हैं, एयरबीएनबी की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाएं, ठहरने की जगह और कीमत पसंद करें और मेज़बान से बातचीत का आगाज कर दें। बात बने तो ठीक, ना बने तो कोई और जगह देख लें। न्यूयॉर्क से अपनी होने वाली सास और मंगेतर के साथ वाशिंगटन डीसी घूमने आए हैं। Hey, how are you? My name's Gushin. Nice to meet you. Nice to meet you. Come on in. All right, thank you. इन्होंने अपने चंद रोजा क़याम के लिए वाशिंगटन के किसी होटल या दोस्त के घर ठहरने के बजाय एक ऐसा घर मुंतखब किया है जिसमें रहने वालों से इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं। फिर भी ये मेहमान हैं और इस मकान के मालिक इनके मेजबान। Okay, Christian. So, what brings you to this house? Are they your relatives? हमने क्रिश्चियन से पूछा कि वो इसी घर में मेहमान बनने पर क्यों रज़ामंद हुए। Not relatives or friends. We used the Airbnb website. मैंने Airbnb की वेबसाइट इस्तेमाल की। ये घर बहुत खूबसूरत था, किराया भी मुनासिब था। So far, every host has been very friendly. अब तक तो मुझे हर मेजबान ही अच्छा मिला है, लेकिन ये मेजबान तो बहुत ही अच्छे हैं। They even prepared us for breakfast. इन्होंने हमें नाश्ते का सामान निकाल कर दिया। Well, on the other Airbnb. दूसरी Airbnb की जगहों पर हमें किचन इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। मेजबान वहाँ खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें अपनी चीजें इस्तेमाल करने की इजाजत जरूर दी। Everything. So I try to stay away from hotels now because मैं होटलों से दूर ही रहना पसंद करता हूँ। Airbnb बहुत ही घर जैसा माहौल फराहम करती है। So I see that you just had your breakfast, right? How was this? क्या फर्क है इस नाश्ते और होटल के नाश्ते में? With the hotel, like basically you don't have a kitchen. होटल में हम किचन इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ हम अपने लिए खुद कुछ बना सकते हैं। And it feels a lot more homemade than any hotel, basically. लगता है आपने काफी इस्तेमाल किया है Airbnb को। Yeah, I use it so many times this past year now. खालिद हैदर ने 1 साल पहले Airbnb के लिए मेजबान बनने का फैसला किया।
खालिद हैदर साहब, ये बड़ा ही यूनिक सा आइडिया है एयरबीएनबी। पाकिस्तान में तो किसी को मालूम भी नहीं है ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो बताइए कैसे इंट्रोड्यूस हुए आप इस एयरबीएनबी के कॉन्सेप्ट से? हम लोग का जो नीचे बहुत बड़ा जगह है, बेसमेंट में रूम है, बेडरूम है, फिर अटैच्ड लिविंग एरिया है, डाइनिंग के लिए भी एरिया है। तो हम लोग सोच रहे थे उसको किराए में दें, फिर सोचा देखें ये बहुत सारे एयरबीएनबी के बाद भी चल रहे थे न्यूज़पेपर में, रेडियो, टीवी में। तो हम लोग ने सोचा देखें कैसा है ये आइडिया। पर आहिस्ते आहिस्ते जब लोग आना शुरू किए तो हम लोग को इतना ऑड नहीं लगा। तो ऐसे ही हम लोग शुरू किए थे। अब 1 साल हो गए इतने टाइम में। आई थिंक वी हैव अबाउट 50 गेस्ट सो फार। लोग रेंट पे भी देते हैं अपनी बेसमेंट्स, तो वो एक्सपीरियंस रेंट पे देने से ये एयरबीएनबी के ज़रिए लोगों को, स्ट्रेंजर्स को अपना घर का कुछ हिस्सा किराए पर देना, ये किस तरह मुख्तलिफ है? अगर कोई रेंट में आए तो वो तो रहते हैं 6 साल, 1 साल, 6 महीने, 1 साल ऐसे। मगर अगर एयरबीएनबी क्या, इट्स अप टू यू। तो मुख्तलिफ ये है कि हम लोग अगर चाहें ये कोई फैमिली आ रहे हैं तो हम ब्लॉक कर देते हैं, रेंट में नहीं दे रहे हैं। अगर कोई गेस्ट आपकी कोई चीज़ें ख़राब करके चला जाए और आपको पता चले जब वो जा चुका है, तो क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी का क्या तरीका है? कैसे पकड़ेंगे आप उसको जिसने नुकसान कर दिया आपको? तो एयरबीएनबी से बोथ गेस्ट के लिए भी और होस्ट के लिए भी $1 मिलियन तक इंश्योरेंस है। एयरबीएनबी की वेबसाइट ने 6 ही सालों में शेयरिंग इकोनॉमी के ख्याल को इनकलाब से दो चार कर दिया है। एडम थेरर जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में एयरबीएनबी समेत मईशत के उन पहलुओं पर रिसर्च करते हैं जो स्मार्टफोन और इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर मुनहसर हैं। इनका कहना है कि एयरबीएनबी रवायती होटलों को पहले ही टफ टाइम दे रही है। यही नहीं बल्कि अब तो इसके मुकाबले में दूसरे बिजनेसेस भी सामने आ चुके हैं। Innovation is happening so fast. सख्त मुकाबले की फिजा है, नई नई चीजें सामने आ रही हैं और ऐसा कोई तरीका नहीं कि इस जिन को वापस बोतल में बंद किया जाए। At the end of the day, there's no way we're going to bottle that back up. लेकिन इस दिलचस्प ख्याल के कुछ दिलचस्प मसाइल और नुकसानात भी जरूर होंगे। When I go to your home, अगर मैं आपका मेहमान बनता हूँ और आप अपना घर मेरे लिए खोल रही हैं, तो मैं आपको और आप मुझे रेट कर रहे होंगे। हम अपने बेहतरीन रवैये पर रहेंगे ताकि हमें एक दूसरे से बेहतरीन रेटिंग्स मिल सकें और ज्यादा लोग हमारे मेहमान बनना और हमें अपना मेहमान बनाना पसंद करें। अगर मैं अच्छा मेहमान साबित ना हूँ और आपके घर में कोई नुकसान करके चला जाऊँ, तो आप मुझे कम रेटिंग देंगी और लोग मुझे अपना किराएदार बनाना पसंद नहीं करेंगे। तो क्या आप खुद भी किसी के मेजबान बने हैं? I haven't been host mainly because I'm a student. मैं अभी स्टूडेंट हूँ और मेरी रिहाइश मेजबानी के लिए इतनी अच्छी नहीं। Yeah, I would love to do it if I owned. मैं ऐसा जरूर करूँ अगर मेरा अपना कोई मकान हो। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे अपार्टमेंट वाले मुझे ऐसा करने देंगे। So, thank you so much. Thank you, Tminda. शेयरिंग इकोनॉमी चीजें खरीदने के हमारे कॉन्सेप्ट को आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है, लेकिन उसके साथ ही कि हमें एक ऐसे ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बना रही है जिसमें हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये सब कमाल है सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का। तो अब आप भी यही सोशल मीडिया इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए कि आज का शो आपको कैसा लगा। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज। There's a love for the country and a pride in the brand. In America's heartland, living close to the land. Aquaculture may not be a term you're familiar with, but if I said fish farming, well, you might have heard of that. Across the country, farmers and ranchers are turning to fish farming to bring in an additional crop from their land. And in Virginia, those farmers are working together to reel in profits. When you get ready to throw it, you push this lever here. A boy and his grandfather spending a wet spring morning hoping to reel in the big one. It's a common sight in rural Virginia, but this isn't your ordinary fishing hole. Here you don't need a fishing license and you catch as many as you want. This is Danny Shoesmith's custom-made fishing pond, one of 17 on his southern Virginia property. 2 of his huge ponds are stocked with rainbow trout. Anyone can cast a line. Oh, I got one. Did you just get one now? Yep, got a rainbow on here right now. Here it comes in.
Got a rainbow trout in Chesterfield County.